बात होगी पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन के तरीकों की। पौधों के अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन जो है ना वो हो सकती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों तरीकों के बोर्ड पढ़ लिया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्चुअल रिप्रोडक्शन। पौधों के अंदर ये दोनों मौजूद होंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पौधों में होगी वो हम आर्टिफिशियली भी पौधों में करवा सकते हैं। आर्टिफिशियली हम लेयरिंग के जरिए करवा सकते हैं, ग्राफ्टिंग के जरिए करवा सकते हैं, बडिंग के जरिए करवा सकते हैं। और ये तीनों तरीके जो है ना वो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ लिए हुए हैं। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, इसके ज़रिए से आर्टिफिशियल वे में मसनूई तरीके से हम पौधों की नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल है ना वो आपके सिलेबस में दी नहीं हुई, तो इसकी कुछ डिटेल दी हुई है। कंप्लीट तो इसकी भी नहीं है, ये भी 9वें चैप्टर के अंदर फर्स्ट ईयर में डिटेल में दिया हुआ था। यहाँ इधर इसको ब्रीफली दिया हुआ है, तो वो हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इधर आपके सिलेबस में दी हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों के अंदर जो है ना वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए, अल्टरनेशन तब्दील होना, जनरेशन दो जनरेशन एक दूसरे के बाद तब्दील होती है। एक जनरेशन मौजूद होगी, उसके ऊपर दूसरी जनरेशन आएगी, और फिर उस दूसरी जनरेशन से जो है ना वो नई जगह पे फिर यही वाली जनरेशन प्रोड्यूस होगी। दो जनरेशन होंगी। एक जनरेशन को बोलेंगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है ना वो स्पोर बनाएगी, स्पोर, और स्पोर बनेंगे मियोसिस के जरिए। मियोसिस के जरिए स्पोर बनेंगे और वो स्पोर आगे बनाएगी गैमीट को। देखें, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ये स्पोर बनाएगी और वो स्पोर बनेंगे मियोसिस के जरिए। और जब भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था मियोसिस होगी तो उसके नतीजे के तौर पे हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो स्पोर होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड को हम जो है ना वो एन से शो कर देते हैं, हैप्लॉइड। अब स्पोर जो है ना वो आगे तब्दील हो जाएंगे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट में, और हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जो है ना वो गैमीट बनाएगी माइटोसिस के जरिए। और ये गैमीट आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो है ना वो दोबारा से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाएगी। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में जो है ना वो मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में ये किसको बनाएगी? ये बनाएगी स्पोर को। और स्पोर किस में जर्मिनेट करेंगे? हैप्लॉइड गैमीटोफाइट में। गैमीटोफाइट किसको बनाएगी? गैमीट को बनाएगी। किसके जरिए बनाएगी? माइटोसिस के जरिए बनाएगी। इसको हम माइटोसिस को रहने देते हैं क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद है। हैप्लॉइड गैमीट को बनाएगी, और गैमीट किसको बनाएंगे? ये बनाएंगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को बनाएंगी। तो दोनों जनरेशन एक दूसरे को तब्दील करेंगी। एक के बाद ये आएगी, इसके बाद फिर यही आएगी। 9th चैप्टर में हमने इसकी डिटेल देख ली थी। तो इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें जो कि दो तरह की जनरेशन, एक ये वाली जनरेशन और एक ये वाली जनरेशन। एक जो गैमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफाइट होगी वो डिप्लॉइड होगी। इसलिए इनको मिला के जो है ना वो नाम दिया जाएगा हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो जनरेशन होंगी, दो जनरेशन। एक जनरेशन डिप्लॉइड होगी और एक हैप्लॉइड होगी, और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे को जो है ना वो रिप्लेस करेंगी, एक दूसरे की जगह लेंगी। अगर ये दोनों जनरेशन वेजिटेटिवली शक्ल सूरत के एतबार से, देखने के एतबार से एक जैसी हो और अलग अलग इनको जो है ना वो आइडेंटिफाई ना किया जा सके और ये सिमिलर हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा आइसोमॉर्फिक जनरेशन। आइसोमॉर्फिक जनरेशन, आइसो का मतलब होगा एक जैसा, और मॉर्फ जो है ना वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर,
तो अगर ये देखने के एतबार से, अपनी स्ट्रक्चर के एतबार से दोनों एक जैसी होंगी तो उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिक जनरेशन। ये कुछ कदीम पौधों के अंदर होती है, एंशियंट पौधों के अंदर या जो अर्लियर प्लांट थे उनके अंदर होगी। जबकि जो एडवांस पौधे हैं उनमें ये दोनों जनरेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग नजर आएंगी। अलग अलग इनको जो है ना वो करेक्टराइज किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसको हम बोलेंगे हीट्रोमॉर्फिक। हीट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट। वेजिटेटिवली शक्ल सूरत के एतबार से, मॉर्फ के एतबार से दोनों जनरेशन अगर डिसिमिलर होंगी, अलग अलग होंगी, तो इनको बोलेंगे हीट्रोमॉर्फिक जनरेशन। हीट्रोमॉर्फिक जनरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल सी बात है, 1.5 लाइन की डेफिनेशन, लेकिन ये पेपर में जो है वो रिपीटेडली आता रहता है। अब आगे हम बात करेंगे डोमिनेंसी ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो पौधे हमें आमतौर पर इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं ना, वो सीड बनाने वाले पौधे, बीज बनाने वाले, सीड बनाने वाले। और जो सीड बनाने वाले पौधे होंगे उनको बोलेंगे स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटो जो है ना वर्ड स्पर्म के लिए या गोनीड्स के लिए या गैमीट के लिए यूज होता है, गैमीट। और फाइट जो है ना ये पौधे को बोलते हैं। तो जो बीज बनाने वाले पौधे होंगे उनको बोलेंगे स्पर्मेटोफाइट। और स्पर्मेटोफाइट जो है ना ये आगे दो तरह के होंगे। एक को बोला जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एक को बोला जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना ये मोस्ट एडवांस पौधे। एडवांस इसलिए हैं कि ये फल बनाते हैं, फ्लावर इनके अंदर मौजूद होंगे। तो इर्द गिर्द हमें जितने भी पौधे देखने को मिलते हैं उनमें मोर देन 90% जो पौधे होंगे ना वो सीड प्रोड्यूसिंग होगी। ये हर जगह डोमिनेंट, ये हर जगह मौजूद है, हर जगह डोमिनेंट, हर इन्वायरमेंट में मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की जो डोमिनेंसी है, खालापन है, हर जगह मौजूद होना है। उसकी कुछ रीजन हमने जो है ना वो इधर पढ़नी है। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट उनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोफाइट। दे आर प्रीडोमिनेंट, वो बड़े वाज़ेह तौर पे गालिब तौर पे इर्द गिर्द हमारे इलाकों में मौजूद होते हैं। और उसकी कुछ रीजन होती हैं। एक रीज़न, कुछ तो इनके पास ऐसा तरीका मौजूद होगा जिस तरीके की वजह से ये ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और ज़्यादा गालिब तौर पे इर्द गिर्द के जो है ना वो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। एक इनमें जो है ना वो एडेप्टेशन ये है कि इनके अंदर बेटर मैकेनिज्म मौजूद होगा। किसका मैकेनिज्म मौजूद होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जितना रिप्रोडक्शन का तरीका बेहतर होगा उसके नतीजे के तौर पे न्यू ऑफ स्प्रिंग वजूद में आएगी, न्यू जनरेशन वजूद में आएगी। जितने न्यू जनरेशन वजूद में आएगी उतने ये पौधे जो है ना वो ज़्यादा मौजूद होंगे। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा वजूद में आते चले जाएंगे उसके नतीजे के तौर पे हम इनको बोलेंगे दे आर प्रीडोमिनेंट। ये गालिब आ चुके हैं, इन्वायरमेंट में हर तरफ मौजूद है। तो एक रीज़न जिसकी वजह से स्पर्मेटोफाइट या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इर्द गिर्द ज़्यादा मौजूद हैं, एक रीज़न ये है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन के तरीके कार है ना वो ज़्यादा बेहतर मौजूद है। अभी हम पढ़ेंगे भी वो। दूसरी चीज़ ये हमारे इर्द गिर्द इसलिए मौजूद हैं, इसलिए हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब इनमें कौन कौन से ऐसे बेटर मैकेनिज्म मौजूद हैं, कौन कौन से ऐसे जो है ना वो बेहतर तरीका घर मौजूद हैं जिन तरीका घर की वजह से, जिन तरीकों की रिप्रोडक्शन की वजह से ये ज़्यादा गालिब है। इधर हमने एक आंसर दे दिया, ये प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट किस लिए है? इसलिए है कि दे है बेटर मैकेनिज्म, इनमें बेहतर तरीके घर मौजूद हैं। किसके तरीके घर बेहतर मौजूद हैं? रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से इनमें तरीके मौजूद हैं? नंबर 1 मॉडिफिकेशन, इनमें बेहतर हो चुकी है, बेहतरी आ चुकी है। क्या बेहतर हो चुकी है? फूल में, फलार में या इनफ्लोरेसेंस में। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस का मतलब फलार होगा, या इसको हम बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ फलार। फूलों का जो अरेंजमेंट होगा पौधे के ऊपर उसको हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस या फ्रूट इनमें बेहतर हो चुके हैं। और वो किस लिए बेहतर हो चुके हैं? वो पोलिनेशन के लिए बेहतर हो चुके हैं।
इनके जरिए से इन पौधों में पोलिनेशन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है, और जितनी ज़्यादा पोलिनेशन होगी उतनी नई जनरेशन ज़्यादा वजूद में आएगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इनमें पोलन ट्यूब डेवलप हो चुकी है, और इस पोलन ट्यूब के अबाउट हम अभी जो है ना वो इधर पढ़ेंगे, अभी पोलन ट्यूब के अबाउट हम देखेंगे। तीसरी चीज़ जो है ना, इनमें जब एम्ब्रियो अपनी अर्ली स्टेज में होगा, ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा, उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए ये अपने अंदर जो है ना फूड को स्टोर कर देते हैं, ताकि वो अर्ली एम्ब्रियो जो है ना वो डेड ना हो जाए, उसको न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए। तो न्यूट्रिएंट की कमी से बचने के लिए जो इनका ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा उसके लिए फूड स्टोरेज ये ऑलरेडी कर देते हैं। इसी तरीके से इनका जो एम्ब्रियो होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सीड कोट बना देते हैं, जिसके ज़रिए वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या हाजर्ड से वो बच जाएगा, डेसिकेशन से बच जाएगा, खुशक होने से, डिहाइड्रेशन से बच जाएगा। तो इन तरीकों की वजह से सीड कोट की मौजूदगी की वजह से अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करेंगे। अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो बदलते हुए माहौल का उसके ऊपर जो है ना वो कोई असर नहीं होगा। अगर बदलते हुए माहौल का असर नहीं होगा तो उसके नतीजे के तौर पे वो जो एम्ब्रियो है वो ज़्यादा बेटर ग्रो करेगा, और बेटर ग्रो करके सीडलिंग में तब्दील हो जाएगा, और वो सीडलिंग जो है ना वो बाद में मुकम्मल पौधे में तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से अगला इनमें जो बेहतर तरीका मौजूद है ना वो डिस्पर्सल ऑफ सीड है। ये चूँकि फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट, और इनके जो फ्रूट होंगे ना उनको एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, और एनिमल उन फ्रूट्स को जो है ना हज़ारों किलोमीटर के डिस्टेंस तक लेके चले जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में लेके चले जाते हैं, और दूर दराज के इलाकों में जाके इनके बीज को उस जगह पे ड्रॉप कर देते हैं, और उस जगह पे भी उस बीज की वजह से नया पौधा उगाता है, नया पौधा उगाता है। लेट्स सपोज एक परिंदा मौजूद है, उसने जो एक जगह से जो है ना वो फ्रूट को तोड़ लिया, और उड़ता उड़ता वो किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया, उधर जाके उसने फ्रूट को जो है ना वो इनटेक कर लिया, और उसका जो बीज होगा ना उसको उधर ड्रॉप कर दिया। अब वो सीड जो है ना वो नए इलाके में पहुंच चुका है, और उस इलाके में वो जो सीड होगा वो नए पौधे को बना देगा, न्यू पौधा उसे बन जाएगा। तो इनमें बीज का जो फैलाव है, डिस्पर्सल है, वो बेहतर तरीके से हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंस और भी मौजूद है सीड की डॉर्मेंसी। व्हाट इज मीन्ड बाय डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी का क्या मतलब होगा? डॉर्मेंसी का मतलब आपने पिछले चैप्टर में भी ऑक्सन वगैरह जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी आपने पढ़ लिया है। डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि अपनी ग्रोथ को रोक देना, ग्रोथ को रोक देना। किस लिए रोक देना? अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ग्रोथ को रोक देना। अनफेवरेबल कंडीशन से क्या मुराद है? अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद ये है कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है या वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अभी हम इसको ज़रा देख लेते हैं। डॉर्मेंसी, लेट्स सपोज एक पौधा किसी इलाके में मौजूद, और उस इलाके में जो है ना अनफेवरेबल कंडीशंस है। अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद ये हो सकता है वाटर की कमी उसको बीज को हो सकती है, लाइट की कमी या ज़्यादती हो सकती है, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। ये जो रीजंस हैं ये रीजन उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए जब तक ये मौजूद रहेंगी उस वक्त तक वो जो बीज होगा वो अपनी ग्रोथ को रोक लेगा, ग्रोथ को स्टॉप कर लेगा, और जब तक उसकी ग्रोथ रुकी हुई है उस वक्त तक हम कहेंगे कि वो डॉर्मेंसी की स्टेट में है, डॉर्मेंसी की स्टेट में, सी डॉर्मेंसी। अब उस डॉर्मेंसी ने एक वक्त गुजरने के बाद ब्रेक होना है, ब्रेक, डॉर्मेंसी ने ब्रेक होना है।
उस वक्त ब्रेक होगी जब अनफेवरेबल कंडीशन गुजर गई और अब फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है। फेवरेबल कंडीशन जो है ना वो आ चुकी है। वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो चुकी है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी हो चुकी है, और लाइट भी प्रॉपर अवेलेबल है, टेम्परेचर भी प्रॉपर अवेलेबल है। तो उस वक्त ये लाइट का अवेलेबल होना, टेम्परेचर का अवेलेबल होना, वाटर का अवेलेबल होना, न्यूट्रिएंट का अवेलेबल होना, इसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इन्वायरमेंटल क्यूज। क्यूज बोलते हैं इशारे को, तो ये माहौलियाती क्यूज होते हैं, इन्वायरमेंटल क्यूज होते हैं। जब ये क्यूज मिलेंगे, उन क्यूज के नतीजे में वो जो बीज होगा वो एक फेवरेबल कंडीशन को महसूस करेगा और उसके नतीजे के तौर पे वो जो डॉर्मेंसी होगी, डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। इन्वायरमेंटल क्यूज जो है ना वो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। टेम्परेचर अकेला अवेलेबल हो गया, वाटर अवेलेबल नहीं है, क्यूज नहीं मिलेंगे। टेम्परेचर भी अवेलेबल हो, वाटर भी अवेलेबल हो, न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल हो, लाइट भी अवेलेबल हो, जो भी पौधे की ज़रूरत है वो अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट जो है ना वो फेवरेबल हो। ऐसी सूरत में जो है ना वो हम बोलेंगे कि पौधे को इन्वायरमेंटल क्यूज मिल गए, उसके नतीजे के तौर पे वो अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा। डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा तो उसकी जो ग्रोथ है ना वो रिज्यूम हो जाएगी। तो अभी हमने ये पढ़ रहे हैं कि ये जो सीड बनाने वाले पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा डेवलप किस वजह से, डेवलप क्यों है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट क्यों है। एक रीज़न इनमें फूलों का जो है ना वो पोलिनेशन के लिए बेहतर अरेंजमेंट मौजूद है। ये पोलन ट्यूब को बनाते हैं और ये क्या करते हैं, हमने इधर लिखा हुआ था ये फूड को स्टोर करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सीड की प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन। और ये क्या करते हैं, ये सीड की जो है ना वो डॉर्मेंसी हो जाती है, सीड की एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी मौजूद है, अनफेवरेबल कंडीशन को जो है ना वो गुजारने के लिए ये डॉर्मेंट हो जाता है। अब इसको मैंने कहा था बाद में अभी डिस्कस करेंगे पोलन ट्यूब। व्हाट इज पोलन ट्यूब? अब ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। याद रखें बेटा, जो पौधे होंगे ना उसके दो हिस्से होंगे, पौधे के दो हिस्से होंगे। एक हिस्से को बोला जाएगा स्टेमन और एक हिस्से को बोला जाएगा कार्पल। कार्पल और स्टेमन। स्टेमन जो होगा ना ये पौधे का मेल पार्ट होगा, मेल पार्ट, और कार्पल जो है ना ये पौधे का फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट जो है ना वो स्पोर को बनाएगा, स्पोर को। स्पोर का मतलब ये के अंदर ये वाले स्पर्म्स मौजूद होंगे, स्पर्म्स, और उसके ऊपर एक दीवार मौजूद होगी, वाल मौजूद होगी। ये वाल जो है ना वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होगी, वाटर की कमी से बचाने के लिए होगी, माहौलियाती प्रॉब्लम से बचाने के लिए होगी, अनफेवरेबल कंडीशन को गुजारने के लिए होगी। तो अंदर ये दो स्पर्म्स मौजूद और उसके गिर्द ये दीवार मौजूद, इस पूरे को बोलेंगे स्पोर। ये किसमें बनेंगे? स्टेमन के अंदर बनेंगे। ये पौधे का मेल गोनेड होगा, मेल गैमीट होगा। और इन्होंने किस जगह पे जाना है? इन्होंने पहुंचना है जी कार्पल के ऊपर। ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ, ये पौधे का फीमेल पार्ट है और इसको बोलेंगे कार्पल। इसके तीन हिस्से होंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये जो लंबा हिस्सा होगा इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको बोलेंगे ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? तीनों को मिला के बोलेंगे जी कार्पल, कार्पल। ये बोलेगा फीमेल वाला पार्ट है। ये जो स्टिग्मा है ऊपर वाला हिस्सा वो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से मॉडिफाइड है, बना हुआ है कि वो रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? स्पर्म्स को रिसीव करेगा। अब स्पर्म जो कि सब भोर के अंदर बंद हैं वो इस जगह पे आके जो है ना वो लैंड करेंगे। जब ये आके लैंड करेंगे तो इस जगह से एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी, नाली प्रोड्यूस होगी, पोलन ट्यूब।
और वो पोलन ट्यूब जो है ना वो ओवरी में पहुंचेगी, ओवरी में। और ओवरी में ये जो आपको ब्लू वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर है जी ओव्यूल, ओव्यूल। और ओव्यूल में यही जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर एग या ओवम, एग या ओवम। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल हो चुकी है और उसके जरिए जो स्पर्म्स होंगे, स्पर्म्स वो इधर मुंतकिल होंगे, मुंतकिल होंगे और इधर आके इससे मिलेंगे, एग से मिलेंगे, ओवम से मिलेंगे। जब स्पर्म्स और एग आपस में मिलेंगे उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो इधर जो है ना वो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है दोनों की, और उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बन चुका है, जाइगोट। अब देखिए, अगर ये पोलन ट्यूब जो हमने इधर लिखी हुई थी इस जगह पे पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का बनना भी पौधे को एक बेनिफिट दे रहा है। किस लिए बेनिफिट दे रहा है? ताकि जो पोलन है ना, पोलन ग्रेन या स्पर्म्स हैं, इनको प्रोटेक्शन मिल सके, हिफाजत मिल सके। तो प्रोटेक्टेड वे में, प्रोटेक्टेड वे में एक हिफाजत के अंदर ये जो स्पर्म्स होंगे वो इजीली और सेफली मूव करेंगे, सेफली मूव करेंगे और रीच करेंगे, पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे ओव्यूल में। और ओव्यूल क्या करेगा? ओव्यूल में जो ओवम मौजूद है उस ओवम में ये स्पर्म आके मिलेंगे और उसके मिलने से जाइगोट बनेगा और जाइगोट तब्दील हो जाएगा एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के गिर्द एक दीवार मौजूद होगी, वो दीवार क्या कहलाएगी? वो दीवार कहलाएगी सीड कोट। और ये सीड कोट ये किस लिए मौजूद होगा? सीड कोट जो है ना वो भी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होगा। वो उस बीज को ड्राई नहीं होने देगा, डेसिकेशन नहीं होने देगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, लाइट की शिद्दत नहीं पड़ने देगा, तो वो प्रोटेक्शन करेगा। अब देखिए कितने अरेंजमेंट मौजूद हैं। एक अरेंजमेंट पोलन ग्रेन जो है ना वो स्पोर के अंदर बंद है, पोलन स्पोर के अंदर बंद है। और किस लिए बंद है? ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके, प्रोटेक्ट किए जा सके। अब आगे भेजने के लिए भी एक प्रोटेक्टेड वे मौजूद है, पोलन ट्यूब मौजूद है। और जब वो आगे मुंतकिल होके इसके अंदर भी वो जब जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा तो उसके गिर्द भी एक दीवार मौजूद है जो प्रोटेक्शन के लिए होगी, तो बीज की प्रोटेक्शन के लिए और रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म की प्रोटेक्शन के लिए इनमें ये मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। इन्हीं तरीकों की वजह से ये प्रॉपर तौर पे जो है ना अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमने इधर लिखा था कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट प्रीडोमिनेंट होते हैं। किसकी वजह से प्रीडोमिनेंट होते हैं? क्योंकि इनमें बेटर मैकेनिज्म मौजूद है। किसका बेटर मैकेनिज्म मौजूद है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ना वो बेटर मैकेनिज्म मौजूद है, जिसके ज़रिए से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। जितनी इनकी नस्ल ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतने ये माहौल में जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होंगी, डोमिनेंट। तो ये हमारा लेक्चर जो है ना जो कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और वही आपने जो है ना वो असाइनमेंट की शक्ल में लिखने भी हैं। नंबर 1, व्हाट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने लिखना है। इसमें हम बोलेंगे कि पौधों के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो 2 जनरेशन, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गिमेटोफाइट, ये एक दूसरे को जो है ना वो अल्टरनेट करेंगे। दोनों जनरेशन को एक दूसरे को जो अल्टरनेट करना है उसको बोलेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये एक क्वेश्चन। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन ये वाला होगा, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक आपने जो है ना वो डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन वो यूं होगा, वाई सीड प्लांट या वाई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर प्रीडोमिनेंट इन नेचर। सीड डोमिनेंट प्लांट जो है ना वो किस लिए प्रीडोमिनेंट है? वाई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स
आर डोमिनेंट इन नेचर। तो ये जो है ना आपने तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन करना है। चौथे नंबर पे आपने ये क्वेश्चन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के बनने की इंपॉर्टेंस ये है कि महफूज तरीके से प्रोटेक्टेड वे में पोलन ग्रेन को मुंतकिल करवा देती है। किसमें मुंतकिल करवा देती है? व्यूल में, ओवम के करीब। तो ये आपने तीसरे नंबर पे क्वेश्चन करना है, चौथे नंबर पे। और आखिरी आपने क्वेश्चन जो है ना वो ये वाला करना है, डोरमेंसी। ये पार्थिनोकार्पी के बाद दिया हुआ है बुक में, पार्थिनोकार्पी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये डोरमेंसी वाला जो है ना वो आपने ये क्वेश्चन करना है। तो कितने हो गए जी? नंबर 1 डिप्लोप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और नंबर 2 आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक में डिफरेंस। नंबर 3 सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये डोमिनेंट किस लिए हैं। नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। और आखिरी आपका जो होगा वो होगा सीड डोरमेंसी। ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने इसको याद भी कर लेना है, लिख भी लेना है। कोई बात अगर नहीं समझ आती तो आपका व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट है वो आपको दिया हुआ है, आप उसके जो है ना वो रब्ता करके ये पूछ सकते हैं।